इंटरनेट एक ऐसी चीज़ जिसे हम आज के टाइम में चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जानें कि आखिर में इंटरनेट का कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें उस पर होती हैं, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि हैकर्स अटैकर्स हमारे ऊपर किस तरह का अटैक कर सकते हैं और हमारी चीज़ों को किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है और आखिर ये अटैक्स होते कैसे हैं। तो स्वागत है आप सभी का हैकर्स एनाटॉमी में। आज हम इसी बात पे आज हम देखेंगे कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स जिससे हमारा इंटरनेट काम कर पाता है, इससे हमारे इंटरनेट के काम हो पाते हैं। हेलो, वेलकम टू हैकर्स एनाटॉमी। दिस इज़ देव हियर और आज हम बात करेंगे कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में। ये हमारे नेटवर्किंग सीरीज़ का पार्ट 3 होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स में पहला पोर्ट जो हम देखेंगे, ये मैं जो पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ ये हैकिंग कंटेक्स्ट में है, जिससे जिन्हें हम आगे एक्सपर्ट आने वाली वीडियोज़ में आगे एक्सपर्ट करना भी सीखेंगे कि आखिर ये एक्सपर्ट किस तरीके से हो सकते हैं और किस तरीके से हम लोग इनसे हैक हो सकते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं। तो अभी मैं वही पढ़ाऊँगा जो चीज़ ज़रूरी है। अगर कुछ छूट जाए तो मैं आगे कवर कर दूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो FTP हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारे फाइल ट्रांसफरिंग में काम आता है। जैसे कि आप लोग कुछ भी, ये हमारे दोनों मॉडल्स पे काम करता है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल पर भी। अगर आप व्हाट्सएप से अपने फ्रेंड को कुछ भेज रहे हो तो वहाँ पे भी ये FTP ही काम आएगा, और अगर आप सर्वर को कुछ भेज रहे हो तो फिर वहाँ पर भी हम FTP का ही यूज़ लेके हम वो सर्वर को अपना डेटा भेज पाते हैं, फाइल्स भेज पाते हैं। SSH पोर्ट नंबर 22 है इसका। इसका फुल फॉर्म होती है सिक्योर शेल। इट यूज फॉर रिमोट लॉगिन ऑन टू टारगेट कंप्यूटर। टारगेट कंप्यूटर पे रिमोट लॉगिन करने के लिए ये बहुत काम आता है हमारे। ये इसका बेसिकली काम यही होता है, इसमें जितना भी हमारा डेटा ट्रैवल करता है अक्रॉस द इंटरनेट, ये सब कुछ इनक्रिप्टेड रहता है और ये हमारा हैकिंग में किस तरह से यूज़ आता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये कि रिमोट शेल देता है, यहाँ पे सिक्योर शेल, रिमोट लॉगिन कर सकते हो आप इस पर। यानी कि आपके पास पूरी तरीके से सामने वाले कंप्यूटर का एक पूरा एक्सेस आ चुका है, अब आप उसका कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली कंपनीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपको अपना कंप्यूटर को यूज़ करना है और अगर आप अपने कंपनी में नहीं हो और आपको बाहर से कहीं यूज़ करना है तो आप लोग SSH का यूज़ करते हो। और इसको हम एक्सपर्ट करने में सीखेंगे कि हम इसको एक्सपर्ट करके कैसे सामने वाले विक्टिम की मशीन पे हम कैसे एक्सेस ले सकते हैं। फिर आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। ये ईमेल ट्रांसफरिंग के लिए काम आता है। ईमेल ईमेल सेंडिंग के लिए काम आता है। आप लोग जीमेल यूज़ करते हो तो जीमेल पर जब भी आप किसी को अपना ईमेल सेंड करते हो तो ईमेल सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होती है। सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए नहीं, रिसीव वाले हमारे पढ़ेंगे। सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होती है, वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि SMTP। इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। फिर आता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट यूज फॉर एक्सचेंज डेटा ऑन सर्वर एंड क्लाइंट मॉडल। सर्वर क्लाइंट मॉडल, जैसे कि अगर आप जब हम सर्वर क्लाइंट मॉडल पे जैसे गूगल पर हम कुछ भेजते हैं और कुछ भी हम क्वेरी करते हैं, जैसे कि गूगल पर अगर हम मेरे facebook.com, तो उस चीज़ के लिए जो वहाँ पर डेटा गया वो किस फॉर्म में गया, तो वो उस जो फॉर्म होती है वो होती है HTTP। दो तरह का होता है, एक HTTP और एक HTTPS। HTTP इन दोनों में अंतर क्या है? ये HTTP में हमारा जो डेटा ट्रैवल होता है प्लेन टेक्स्ट में होता है, जिससे कि ये खतरा होता है कि आपका डेटा मैन इन द मिडल अटैक में चुराया जा सकता है, या फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपने कभी कोई साइट ओपन करी हो HTTP की करी होगी, वहाँ पर आप नोटिस करिएगा कभी ऊपर एक लॉक बना रहता है और HTTP साइट तो लॉक पे वो रेड कलर की लाइन लगी रहती है। तो वो अनसिक्योर साइट रहती है इसलिए क्योंकि जो उसका डेटा रहता है वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करता है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। अब बढ़ते हैं HTTPS के बाद। HTTPS पोर्ट नंबर 443। इसका फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP का ही होता है, बस इसमें एक अंतर ये है कि जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होता है इसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब आता है मैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इट इज़ यूज फॉर डोमेन नेम रेजोल्यूशन। अब इसको मैं थोड़ा डायग्राम से समझाना चाहूँगा। पहले इसका पोर्ट देख लीजिए, पोर्ट नंबर 53 है। होप कि आप सब लोग इन चीज़ों को याद कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे याद ही हो जाएंगी आपको, आप एक्सप्लोइटेशन करोगे।
पर फिर भी आप इसको याद कर लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। DNS का आप एक ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये PC है, यहाँ पे हमारा DNS सर्वर है, फिर रूट सर्वर, फिर TLD। तो हम पहले एक वो लेते हैं, मान लीजिए हमें जाना है google.com पर। अब google.com पर जाने के लिए PC आपका रिक्वेस्ट भेजेगा DNS सर्वर पर। आपको सबको ये पता होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है या फिर हमारा कोई फ़ोन है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है, वो हमारी भाषा नहीं समझता। वो 0 और 1 की भाषा समझता है, और ना ही वो ये समझता है कि अगर आप उस पर google.com लिखते हैं तो वो भी नहीं समझता। वो समझता है सिर्फ IP एड्रेस। तो उस डोमेन को जो आप लिखते हो google.com, उसको IP एड्रेस में चेंज करके लाने का काम और आपको रिजल्ट दिखाने का काम जो करता है वो करता है DNS, डोमेन नेम रेजोल्यूशन सर्वर। तो मान लीजिए हमें google.com पर जाना है, हमारे PC ने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ से DNS सर्वर पे। अब अगर DNS सर्वर में google.com की IP एड्रेस होगी तो वो उसको आपके कंप्यूटर पे भेज देगा, आपको रिजल्ट शो कर देगा। और मान लीजिए अगर DNS पे भी जो हमारा लोकल DNS सर्वर है उसके पास भी हमारी जो google.com की IP एड्रेस नहीं है, तो उसके बाद क्या करेगा ये? उसके बाद जाएगा रूट सर्वर, रूट DNS सर्वर पर। इसको 14 ऑर्गेनाइजेशन चला के मिलकर चलाती हैं, और ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा DNS सर्वर है। तो ये इसके पास जाएगा, इससे पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास google.com की IP एड्रेस है, अगर होगी तो ये वापस लोकल DNS पर आएगी और PC पे चली जाएगी, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर इसके पास भी नहीं होगा फिर ये जाएगा TLD DNS सर्वर पर, यानी कि टॉप लेवल डोमेन DNS सर्वर। अभी इसके पास जाएगा, ये यहाँ पूछेगा, अगर इसको यहाँ भी नहीं मिली फिर ये जाएगा अथॉरिटेटिव DNS सर्वर पर। अगर यहाँ पे मिल ही जाएगी, अगर यहाँ पर भी नहीं मिली तो वो डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और उसके बाद आपको एक एरर शो कर देगा। इसका हम हैकिंग में कैसे लेते हैं? आपने सुना होगा, अगर हैकिंग आप पढ़ रहे हो तो आप अटैक्स सुने होंगे। अटैक्स में होता है कि DNS पॉइजनिंग। DNS पॉइजनिंग क्या होता है? और एक कैशे पॉइजनिंग होता है। DNS जो सर्वर है हमारा, इसमें सभी DNS सर्वर में हमारे सभी वेबसाइट्स की IP एड्रेस सेव होती हैं। अब जैसा कि मान लो आपको जाना है instagram.com पर, और आपने वहाँ पर टाइप किया instagram.com, आपको DNS पर भरोसा है कि आपको DNS सही वेबसाइट पर पहुँचाएगा। पर अगर क्या अटैकर DNS पर पॉइजन कर दे, अटैकर वहाँ पर DNS पे इंस्टाग्राम की रियल IP को हटाकर अपने फिशिंग पेज की IP लगा दे, और फिर जब भी अगर आप instagram.com पर जाना चाहोगे वो डायरेक्टली हैकर के फिशिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा आपको। तो फिर जितना भी आपका डेटा होगा वो सारा हैकर के पास जाएगा, ना कि इंस्टाग्राम के पास। तो इस तरीके से हमारे अटैक होता है DNS पॉइजनिंग। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ऐसे कैशे पॉइजनिंग होता है। मैं अभी एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े हैकिंग में। कैशे पॉइजनिंग कैसे होता है? जैसे कि आपका कंप्यूटर, आप लोग मान लो कि एक वेबसाइट रोज़ विजिट करते हो, आप लोग youtube.com को रोज़ विजिट करते हो, मतलब रोज़ करते हो, तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उसमें कैशे में स्टोर कर लेगा। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचता है। अभी अगर youtube.com की IP आपके कंप्यूटर के पास नहीं है तो DNS के पास जाएगा, DNS के पास नहीं है तो रूट ड्राइवर पे जाएगा, ऐसा आया करते, तो उसको तब जाके आपको रिजल्ट दिखा पाएगा। पर अगर उसको पता है कि आप रोज़ youtube.com पर जाते हो, तो इसलिए वो जो उसकी IP है वो अपने अंदर ही कैशे मेमोरी में सेव कर लेगा। उसके बाद आप जब भी आप जाना चाहोगे youtube.com पर, तभी वो आपको वापस से youtube.com के रिजल्ट दिखा देगा। अब कैशे पॉइजनिंग में क्या होता है, हमारी जो कैशे मेमोरी है जहाँ पे उसने आपके youtube.com की IP एड्रेस को सेव कर रखा है, वहाँ पर हम अपनी IP एड्रेस डाल देते हैं, अपने सर्वर की IP एड्रेस, जो कि एक हैकर का IP एड्रेस है, हैकर के सर्वर का IP एड्रेस है। वहाँ से फिर जितना भी डेटा ट्रैवल होगा वो हैकर के पास जाकर ट्रैवल होगा। तो ये होता है हमारी कैशे पॉइजनिंग। चिंता मत करो, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पूरा तरीके से प्रैक्टिकली देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि मैं बस जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स में हमारी दूसरी चीज़ है। अब आते हैं हम टेलनेट पे, DHCP, POP3, IMAP और SFD। टेलनेट का पोर्ट होता है 23। टेलनेट जो हमारा SSH है वो ऑल्टरनेटिव है हमारे टेलनेट का। पहले क्या होता था, टेलनेट और HTTP, इनको आप भाई भाई समझ सकते हो। HTTPS और SSH ये दोनों भाई हैं, और टेलनेट और HTTP भाई हैं।
क्योंकि टेलनेट और एचटीटीपी में सेम ही है। टेलनेट में भी डेटा जो ट्रांसफ़र होता है प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसका भी यूज़ हम रिमोट लॉगिन की तरह करते हैं एसएसएच की तरह। और जैसे कि मैंने बताया कि एसएसएच में हमारा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है और एचटीटीपीएस में भी एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो वो दोनों भाई भाई हो गए। और एचटीटीपी टेलनेट जहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होता है प्लेन टेक्स्ट में, बट टेलनेट काम आता है हमारा किस लिए? टेलनेट काम आता है हमारे रिमोट लॉगिन के लिए, किसी कंप्यूटर रिमोट एक्सेस लेने के लिए। और एचटीटीपी इसलिए काम आता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वेब सर्वर मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल पर। क्लाइंट सर्वर मॉडल पर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। जैसे कि अगर आप गूगल को क्वेरी करते हो कुछ भी, तो वहाँ से जो रिज़ल्ट आता है वो सर्वर से आता है। वैसे तो मुझे लगा नहीं बताने का इसमें कुछ, पर अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, या फिर एक गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे क्लाइंट सर्वर मॉडल तो वहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन आ जाएगी, उसे पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 67 68। ये हमारे काम आता है IP असाइनिंग में। IP असाइनिंग में कैसे काम आता है? आपने देखा होगा कि आपके डिवाइसेस में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में, या जितने भी डिवाइस हमारे इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं उन सब के पास अपने एक IP एड्रेस होता है। तो वो IP एड्रेस कौन असाइन करता है? तो वो IP एड्रेस असाइन करता है DHCP प्रोटोकॉल। ये DHCP प्रोटोकॉल होता कहाँ है? ये होता है हमारे राउटर के अंदर। तो इसको वैसे तो बहुत बड़ा है, पर मैं इसको थोड़ा छोटा करके बताना चाहूँगा। ये डायग्राम में दिखाने वाली चीज़ है, पर मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पता है आपको, और मैं बना भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो फ़ोन की वजह से थोड़ा इसलिए। तो मैं बता देता हूँ एक बार। मान लो एक तरफ हमारा DHCP क्लाइंट है, यानी कि आपका फ़ोन है, और एक तरफ है आपका DHCP सर्वर, यानी कि आपका राउटर। आप अभी अभी अपने किसी फ्रेंड के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हुए हो, तो फिर आपका फ़ोन आपके फ्रेंड के राउटर के पास एक UDP का पैकेट भेजेगा। DHCP डिस्कवर पैकेट भेजेगा। UDP का पैकेट होगा वो DHCP डिस्कवर फ्लैग के साथ। फिर वहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा DHCP सर्वर से IP ऑफ़र का। आपका फ़ोन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर उसके बाद वो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ, कि वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ ये इस IP के लिए मैं तैयार हूँ, इसे मैं ले सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा? DHCP सर्वर आपको एक एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजेगा, और उसके बाद आपके पास एक IP एड्रेस असाइन हो जाएगी। अब आप अपने फ़ोन से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, इंटरनेट पर कुछ चीज़ें कर सकते हो। अब आते हैं हम POP3। इसका पोर्ट नंबर होता है 110। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका वर्जन 3 है हमारे पास। तो ये यूज़ होता है ईमेल्स को रिसीव करने के लिए बेसिकली। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अभी आप आपने जीमेल देखा होगा। जीमेल में आप क्या होता है, एक टाइम पे आपकी आईडी आपके फ़ोन में भी ओपन रहती है, आपके कंप्यूटर में भी ओपन रहती है, आपके लैपटॉप में ओपन रहती है। क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि आप लोग कंप्यूटर अपने हर जगह नहीं रख पाते, तो इसलिए आप फ़ोन में रखते हो और कंप्यूटर में रखते हो। तो POP3 में ऐसा नहीं हो सकता। POP3 प्रोटोकॉल में अगर POP3 से रिसीव होते मेल, पर लेकिन आप इससे हर एक डिवाइस में नहीं ओपन कर सकते हो अपनी मेल। सिर्फ एक डिवाइस में ओपन रहेगा आपका मेल सिस्टम, और बाकी में नहीं रहेगा। इसमें आप लोग ना तो ईमेल्स बना सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, ना ही आप इसमें अपडेट कर सकते हो ईमेल्स को। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बाकी ये ईमेल रिसीव करने में काम आता ही है। फिर इसके बाद हमारा जो अल्टरनेटिव है, इसका अल्टरनेटिव या फिर इसके साथ इसका भाई छोटा IMAP 143 का पोर्ट नंबर है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब इसमें जो POP3 में ड्रॉबैक्स थे वहीं यहाँ पे एडवांटेज बन चुके हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे डिवाइसेस में अपना ईमेल सिस्टम ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपने ईमेल्स को लिख भी सकते हो और उन्हें अपडेट भी कर सकते हो। बेसिकली यही IMAP का और POP3 का काम होता है। अब ये भी एक्सपर्ट हो पाते हैं, उनसे भी हम लोग रिमोट शेल और बाकी चीज़ें भी कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर पाते हैं, बहुत चीज़ें, तो वो भी हम देखेंगे। लास्ट हमारे जो प्रोटोकॉल है वो हमारी SMB है। इसका पोर्ट होता है 139 एंड 443 सर्वर मैसेज ब्लॉक। तो इसका भी हम एक तरह से सच बताऊँ तो हम लोग इसमें हैक करके इसका रिमोट लॉगिन शेल लेने की कोशिश करते हैं,
पर जो उसका काम होता है ज़्यादातर, अगर आपने कंपनीज़ में देखा होगा, कंपनीज़ में क्या होता है कि एक बंदा अपने कंप्यूटर से, एक प्रिंटर रहता है, उसमें बहुत से एम्प्लॉयज़ रहते हैं। एक प्रिंटर से ही सारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि उस पर कुछ भी डेटा भेजते हैं और प्रिंट करके दे देता है। तो जितना भी वो रिक्वेस्ट भेज पा जितने भी वो डेटा भेज पा रहे हैं उसको प्रिंटर को, और वो उसको लेकर एक्सेप्ट कर जो प्रिंट कर पा रहा है उनको दे पा रहा है, वो एसएमबी प्रोटोकॉल के ज़रिए ही हो पाता है। अगर आप एसएमबी ये जो आप देखते होंगे, आपको कोई साइबर कैफ़े है या फिर छोटी मोटी कंपनी आपके यहाँ पे, तो आप देख सकते हो वहाँ पे यही प्रोटोकॉल यूज़ होती है। अब इसका हैकिंग का यूज़ लिया जाता है। अब देखो फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, तो यानी कि कनेक्शन है बीच में, और अगर उस कनेक्शन में हम आ जाए, कोई हैकर आ जाए, तो उससे क्या होगा कि वो भी फाइल को ट्रांसफ़र कर पाएगा। यानी कि उसके पास एक रिमोट शेल ही है पूरी तरीके से। फाइल ट्रांसफ़र करने के बाद सीधा सीधा रिमोट शेल है। क्यों? क्योंकि अगर हम फाइल ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपना वायरस भी इस पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि हम एक रिमोट शेल ले सकते हैं। तो फाइल शेयरिंग और एक्सेस लेने के लिए हमारा एसएमबी सर्वर यानी कि सेंड मैसेज ब्लॉक सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल यूज़ आती है। इसका पोर्ट नंबर 139.443 होता है। तो बहुत मैंने जो जितने भी कॉमन पोर्ट्स थे, जिन्हें मुझे लगे कि ये पढ़ाने चाहिए, जितने भी हमारे हैकिंग में आगे काम आएंगे, वो मैंने अभी पढ़ा दिया। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं, जब हम एक्सप्लोरेशन करेंगे कोर्स की, तो मैं आने वाली वीडियोज़ उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो तब तक के लिए बाय, हैप्पी हैकिंग।